नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बस्तर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने अपना नाम निर्देशन पत्र 27 मार्च को जमा किया। शामिल हुए जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह चुनाव कांग्रेस पार्टी का नहीं, देश के संविधान की रक्षा का चुनाव है और इस भ्रष्ट भाजपा के शासन को खत्म करने के लिए कांग्रेस पूरी जनता के विश्वास के साथ लड़ेगी, भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी, लुटेरे भाजपा की सरकार से मुक्ति दिलाएगी। बस्तर के हक और अधिकार की लड़ाई है, बस्तर के स्वाभिमान की लड़ाई है, जिसके प्रतीक के रूप में भाई कवासी लखमा हमारे कांग्रेस पार्टी को ओर से खड़े हैं। बस्तर को बचाना है। जिस प्रकार से यहाँ नकली घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिस प्रकार से यहाँ बस्तर को बचाने के लिए हम लोग लगातार लगे रहे, चाहे नगर नार को निजी हाथों में जाने बचाने की बात हो, चाहे स्टील, चाहे बेला डेला खदान को निजी हाथों से जाने से बचाने की बात हो, हम लोगों ने किया है। साया जी के सरकार बनते ही आपने देखो कैसे हृदय और कैसे कटा, ये उसी प्रकार ये लोकसभा चुनाव तक रुका हुआ है। तो उसको रोकने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा। ये लड़ाई पूरे बस्तर की लड़ाई है, पूरे छत्तीसगढ़ की लड़ाई। आज लगातार जो सुविधाएं मिल रही है इन 3-4 महीनों में, वो सारी सुविधाएं, चाहे गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे वो राजीव अमितान क्लब की बात हो, वो सारे बंद हो गए। जो यहाँ गहता पुजारी को पैसा मिलता था वो सब बंद हो गया है। तो सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दिया है। अब तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में भी फीस लेना शुरू कर दिए हैं, पीएससी और व्यापम में फीस लेना शुरू कर दिए हैं। तो ये गाँव के साथ जो हमने छूट दी थी उसको उन्होंने छीन लिया है और उसके साथ साथ बेरोजगारी भत्ता आप देखेंगे वो भी बंद हो गया है। अब जो राशन कार्ड अभी अचानक बंटना बंद हुआ, पहले तो बांट रहे थे, अब रोक दिया गया है, इसलिए क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्राथमिकता वाले जो कार्डधारी हैं उसको केवल 5 किलो चावल मिलेगा और उस कार्ड में कहीं चना का उल्लेख नहीं है, कहीं नमक का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब वो सारी योजनाएं बंद होने वाली। दुर्ग जिले से 4 उम्मीदवार उतारा गया। दुर्ग जिले 4 क्यों 5 क्यों? सरोज पांडे भी वहीं से। सर आपने कहा था कि 370 से ज्यादा यदि प्रत्याशी उतरेंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा। क्या आप लोगों को प्रत्याशी मिल गए हैं? 370 नहीं, वो जो मैं कल आंकड़े गलत बोल गया, 384 यदि कैंडिडेट होते हैं नोटा सहित तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव होगा। कल पाटन के कार्यकर्ताओं के साथ मेरी बैठक हुई थी और वहाँ कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि ये ईवीएम बंद होना चाहिए। हमारी लीड 20,000 की नहीं थी, हमारी लीड 55 से 60,000 की थी पाटन में, ईवीएम के कारण से कम हुआ है, तो ईवीएम बंद करवाइए। तो मैंने कहा मेरे हाथ में है। इलेक्शन कमीशन विपक्षी दलों से मिलने से इंकार कर रहे 9 महीने से। कोर्ट न्यायालय में सैकड़ों प्रकरण दर्ज हैं, लेकिन एक बात है, जो काम न्यायालय नहीं कर सकती, जो काम इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकती, वो इस हाल में बैठे हुए लोग कर सकते हैं। उन्होंने सवाल पूछा कैसे? यदि 384 से अधिक सदस्य एक लोकसभा में खड़े हो जाएं, तो फिर इलेक्शन कमीशन को मजबूरन वहां बैलेट पेपर से चुनाव कराने होंगे। तो वहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथियों ने प्रस्ताव पारित किया कि हम दुर्ग लोकसभा में 384 से अधिक सदस्य खड़ा करेंगे और वहां बैलेट चुनाव कराएंगे। सर आपको लग रहा है पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न होगा प्रथम चरण में? देखिए, पारदर्शिता जैसी कोई बात तो दिख नहीं रही है। जो संविधान सभा ने सुप्रीम कोर्ट के वहां जो पास किया था कि इलेक्शन कमीशन जो सदस्य हैं उसमें जो नियुक्ति हो, उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस को सदस्य होना चाहिए, उसको लोकसभा में बहुमत के आधार पर बदल दिया गया। और जिस प्रकार से एक इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा का कारण आज भी पता नहीं है, और तत्काल चूंकि चुनाव नजदीक है तो 2 सदस्य और नियुक्त किए गए हैं, तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सारी एजेंसियां दबाव में है। जब ईडी चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकते है, 2 साल से जांच चल रहा है, 2 महीने और रुक जाते क्या फर्क पड़ता था, लेकिन आपने इसको बंद कर दिया। तो बैंक खाते सीज कर दिए, कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते सीज है, आम आदमी पार्टी के बैंक खाते को, कार्यालय को उन्होंने सीज कर दिया है। तो आप निष्पक्ष चुनाव कैसे कल्पना कर सकते हैं?
तो इसलिए ये जो चुनाव है वो आम चुनाव नहीं, ये खास चुनाव है। ये लड़ाई किसी कांग्रेस पार्टी या किसी दल के लिए नहीं, बल्कि देश के संविधान और देश के लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। तो ये 140 करोड़ जनता की लड़ाई है। अजय महापौर दोनों मैंने बोल दिया उनसे बात। क्या वजह रही है सर, क्या लगता है? मैं तो बोला कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा थोड़ी होता है। सर मोह भंग होने की वजह क्या रही अरे तो होगी? उनसे कहाँ तक पूछिए होगी? भाई, किसी एक महापौर बना दिए, कोई प्रदेश कांग्रेस एक पार्षद है जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामंत्री बनाया हो, उसके बाद भी यदि कोई बात है तो कहीं न कोई कुछ तो है। सर उल्टा जी ने अभी कहा था ये लोग चले गए भाजपा में, इसका फायदा होगा हमको, इसका हमको फायदा होगा, नुकसान नहीं होने वाला। सर उल्का जी ने अभी जस्ट मंच से कहा है कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करी है, जो भ्रष्ट नेता है वो भाजपा के पास आ रहे, साफ सुथरा होके आ रहे हैं। तो क्या महापौर भी भ्रष्ट थी, या फिर जितने नेता जो जा रहे हैं कांग्रेस को सारे भ्रष्ट थे? उनको तो भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा लगाती थी कि नहीं लगाती, तो उससे पूछिए। अब वो वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद कैसी दिखती है वो भी आप पूछिए उनसे। नहीं तो अजीत पवार जी जिसे 70,000 करोड़ का आरोप लगाते थे, एक दिन पहले प्रधानमंत्री आरोप लगाए अजीत पवार को 70,000 करोड़ का, दूसरे दिन भाजपा ज्वाइन किया और डिप्टी सीएम बन गए। नारायण राणे वो भी उसी प्रकार से, असम के मुख्यमंत्री उसी प्रकार से। तो ये भाजपा के पास एक वॉशिंग मशीन है जिससे धूल के सारे नेता चकाचक हो जाते हैं, है ना। अब स्थिति ये है कि सब कांग्रेस के नेताओं को देश भर से खोज खोज के भाजपा में ले जा रहे हैं। अब भाजपा के नेताओं के काम केवल दरी बिछाना और झंडा उठाना रह गया है। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो,